नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बात करेंगे लॉकडाउन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे और यह माना जा रहा है कि पीएम कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन फेज सेकंड पर कुछ घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही 25 मार्च से देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था और इसकी अवधि 14 अप्रैल को यानी कि कल पूरी हो रही है। और इससे पहले की अगर बात करें तो मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत मिल चुके हैं। सबसे पहले एक रिपोर्ट। आखिरकार जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, उस सवाल का जवाब मंगलवार सुबह 10 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को देंगे। इस दौरान पीएम खुद आगे का प्लान बता सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं। वैसे ताजा हालात को देखते हुए लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की संभावना है। हालांकि कुछ नई छूट मिल सकती है। लॉकडाउन फेज 1 से पहले प्रधानमंत्री ने लोगों से 21 दिन का समय मांगा था और घर में ही रहने की हिदायत भी दी थी। कोरोना से तभी बचा जा सकता है जब घर की लक्ष्मण रेखा न लांघी जाए। हमें इस महामारी के वायरस का संक्रमण रोकना है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को देशवासियों से कोरोना की गंभीरता समझने और घरों में रहने की अपील करते हुए 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके तुरंत बाद ही पीएम ने ट्वीट कर यह भी कहा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, एक एक भारतीय के जीवन को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि लॉकडाउन के बाद पिछले 21 दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। लॉकडाउन लगने के कुछ दिन बाद ही सड़कों पर जिस तरह का पलायन का रेला दिखा, वो चौंकाने वाला रहा। इसे देखते हुए मन की बात में प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही है। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फीडबैक लिया था, जिसमें लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की मांग उठी थी। ऐसे में मंगलवार को पीएम मोदी कुछ रियायतों के साथ मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 की घोषणा भी कर सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से देश के हर सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। अब सरकार इसकी पूर्ति करने की प्लानिंग में जुटी है। मुख्यमंत्रियों ने भी वीसी के दौरान हुई बैठक में पीएम मोदी से इसका जिक्र किया था, जिसमें पिछले महीने के राजस्व में 50 से 75% तक के घाटे की बात सामने आई थी। कुछ जगह छूट के साथ लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, इसके संकेत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दे चुके हैं। जिस प्रकार का आपने लॉकडाउन किया, उसके बाद में लगातार पूरे प्रदेश में करीब सभी लोगों ने साथ दिया और आज हम कह सकते हैं कि कल मैंने ऋषि दी थी पूरे राजस्थान के और साथ ही विभिन्न वर्गों के थे। एक भावना के साथ बोले सब लोग, हम जो भी निर्णय सरकार करेगी, आगे बढ़ाना है या क्या करना है, हम आपके साथ आएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये महामारी बहुत खतरनाक है, इसको इजीली नहीं लेना चाहिए और उसी रूप में हम लोग भी इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगर लॉकडाउन 2 की घोषणा हुई तो इसमें किसानों को छूट जारी रहेगी। इसमें सरकार ये भी पक्का करेगी कि फसल की उपज और खरीद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। यहां तक रेड और ऑरेंज जोन में भी सब्जियां घर तक पहुंचाने का प्रबंध भी किया जा सकता है। फैक्ट्री में मजदूर अंदर रहकर काम करें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहीं रहें। प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले ही दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, पंजाब और ओडिशा लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा चुके हैं।
वहीं बीजेपी शासित राज्य भी इस पर राजी हैं। अब इन्हें केंद्र के फैसले का इंतजार है। लॉकडाउन के चलते घरों में कैद लोग अपनी सेहत के साथ साथ रोजगार को लेकर भी चिंतित हैं। अब देखना होगा कि सरकार क्या रास्ता निकालती है। सबकी निगाहें मंगलवार सुबह 10 बजे पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो 21 दिन का लॉकडाउन कल खत्म होने वाला है और अब ये सभी की नजर इसी पर बनी हुई है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, चाहे हम स्वास्थ्य मंत्रालय की आज की पीसी की बात करें तो उनका कहना है कि जो माल ले जाने वाले ट्रक हैं, जो बहुत जरूरी सामान ले जा रहे हैं, रोजमर्रा का खाने पीने का सामान जो हो सकता है, उसको एक व्यक्ति के साथ ट्रक ड्राइवर ले जा सकता है। ये संकेत इस बात का है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह सकते हैं। एक इशारा हल्का हल्का सा इस पर हो सकता है। इसी विषय पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम आपका पहले परिचय करवा दें। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक माफ कीजिएगा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ श्याम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा व्यापारी हैं अजय गुप्ता जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। और वरिष्ठ चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ जुड़ी हैं। और जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जो भी चीजें सामने आई हैं, आज जो पीसी हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, वो भी कुछ इशारा करती है। व्यापारियों ने अपनी तरफ से जो बात सामने रखी है, लोगों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, क्या लगता है कल सुबह 10 बजे किस तरह की चीजें सामने आ सकती हैं? क्योंकि किस दिन का लॉकडाउन, लोग घरों में कैद हैं, उनके दिमाग पर भी काफी असर पड़ रहा है, उनको रोजगार की बड़ी चिंता है, व्यापार अर्थव्यवस्था की बड़ी चिंता सरकारों को है। हेलो जी श्याम जी। प्रभात जी, क्योंकि आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री कल 10 बजे वापस से लॉकडाउन एक बार पहले कर चुके, उसके बाद 21 दिन बाद आम जनता के सामने आएंगे और वो अपने निर्णय से अवगत कराएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 राज्यों में, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु तो घोषित कर चुके हैं कि हम 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रखेंगे। इसके और पंजाब निर्णय करने जाना है, वो भी इच्छा प्रकट कर चुका है। 14 मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि हम लॉकडाउन को एक साथ नहीं खोल सकते। क्यों नहीं खोल सकते? स्थिति यह है कि जो हमने अमेरिका, इटली, स्पेन सबकी स्थितियां देखी कि जिस तरह से कोरोना के होने के बाद वहां की क्या स्थिति बनी, उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। और पंजाब और पाकिस्तान की स्थिति कैसी बनी हुई आप देख लीजिएगा। हमने इस लॉकडाउन के आधार पर कोरोना जैसी महामारी को बढ़ने से तो रोका है। राजस्थान में भले ही हो सकता हो कि जयपुर में जो स्थिति खराब है, बाकी जगह इतनी स्थिति खराब नहीं है। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते हैं तो ये स्थिति आज जो है लाखों में पहुंच जाती है, जो कि आज लाखों में नहीं पहुंच पाई। हमारे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि किसी बीमारी का जब इलाज ही आपके पास नहीं है, इलाज केवल बचाव है, जो कि आप घरों में रह करके लॉकडाउन किसी आवाजाही को बिल्कुल तरीके से रोक देंगे तो आप बचाव कर सकते हैं। अब क्योंकि ये बात सही है कि हमारे राष्ट्र की और प्रदेश की स्थिति खराब हुई है लॉकडाउन से, हम उस स्थिति में आ गए हैं कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन के बाद हम लोगों को किस प्रकार से रोजगार दे पाएंगे, हमारे जो राज्य और देश की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारेंगे, ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा हो गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी कुछ शर्तों के आधार पर और फेज वाइज में, देखिए कि 3 तरह का जोन बना दिया है देश में, रेड, येलो और ग्रीन। रेड तो ऐसा है जहां पर कि इसका कोरोना का ज्यादा प्रकोप है और हम वहां लॉकडाउन खोलने की स्थिति में है, खोलेंगे तो हम तबाही की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा येलो उससे कम स्थिति है, और ग्रीन जो स्थिति है वहां पर हम येलो, मेरे ख्याल से ये 3 वो बनाए गए हैं फेज। ध्यान रखेंगे कि एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन नहीं हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आवागमन नहीं हो, रेलों का अभी तत्काल जिस प्रकार से आवागमन नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरलाइंस नहीं खुले, एयरलाइंस नहीं खुले, तो ऐसी स्थिति में हम कुछ शर्तों के आधार पर, जैसे सीमेंट उद्योग है, सड़क बनाने के निर्माण कार्य है, या हम बाकी जो दवाइयों इंडस्ट्रीज को खोल सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी है, कम लोगों के माध्यम से उस इंडस्ट्रीज को चलाया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि हम सीमेंट उद्योग को तो 3 पारी में चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और बाकियों को भी
अलग अलग स्टेज में अगर खोलेंगे, श्याम जी वापस तो आपके पास लौटूंगा। कहा जा सकता है कि हमको आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और देश में जिस प्रकार का आज स्थिति खड़ी हो गई है कि आज हमारे पास देखिए 2,06,000 हम टेस्ट कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि हमारे पास 130 करोड़ जनता आबादी के अंदर हम इतने कम टेस्ट कर पाए क्योंकि हमारे पास संसाधन इतने नहीं है। जैसे जैसे टेस्ट बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे को देश की स्थिति का पता लगेगा और 30 करोड़ लोगों को हम आर्थिक मदद देने में केंद्र सरकार राज्य सरकारें अपने अपने तौर तरीके से दे पाएंगे। लेकिन आज हम जिस तबके को अगर संभालने की स्थिति ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते उनको हमको रोजगार देना ही पड़ेगा और रोजगार सोशल डिस्टेंसिंग को अपना करके अगर देंगे तो हम दोनों तरीके से बच पाएंगे। एक तो कोरोना की महामारी से बचाव भी कर पाएंगे, दूसरी ओर हमारी जो आर्थिक स्थिति बिगड़ी है उसको सुधारने में भी कुछ हमको मदद मिल पाएगी। बिल्कुल। तो दोनों स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश, देखिए मुख्यमंत्री जी ने भी कोशिश की है, बिल्कुल, वो भी आज टास्क फोर्स ने बहुत सारी कही है कि उसको लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी मेरे को लगता है कि 7 बजे जब बातचीत करेंगे तो उसको अपना बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, ये राज्यों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने मुताबिक जो भी उनको जरूरतें महसूस हो उस हिसाब से लॉकडाउन को घटाया बढ़ा सकते हैं। जी श्याम जी, सतर्क इसलिए नहीं पाए कि हमने जो जयपुर में एक ओमान से व्यक्ति आया था उसको लॉकडाउन किया, उसको आइसोलेशन में किया था, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रख पाए। 2 पुलिस वाले उसके अगर घर पे बैठा देते तो आज हमारे 100 लोग जो कोरोना से पीड़ित पॉजिटिव हुए वो नहीं होते। जी श्याम जी, हमारी लापरवाही वापस आपके पास लौटूंगा। को आगे हमको ध्यान में रखते हुए हमारी स्थिति कैसे सुधरे और हमारे उद्योग धंधे जो बंद पड़े हुए हैं वो कैसे, क्योंकि राजस्थान सरकार ने देखिए 5 दिन पहले ही कुछ उद्योगों को शर्तों के आधार पर अनुमति दी, 1000 कुछ उद्योगों को कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए किसी प्रकार से उद्योग को मजदूरों को इस प्रकार से लाएं कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव और नहीं आ पाए और बहुत सारी चीजें ऐसी करें जिससे कि आपका उद्योग धंधा भी शुरू हो जाए और ये स्थिति भी सुधर जाए। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाला समय में कल लॉकडाउन बढ़ेगा लेकिन शर्तों के आधार पर कुछ चीजें छोड़ी भी जाएगी। श्याम जी, हमारे साथ अजय गुप्ता जी हैं, व्यापारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है कि धीरे धीरे करके कुछ उद्योगों को शुरू किया जाए, उससे कई तरह के जो एक तरह से जो पटरी पर जिंदगी वापस लौटने लगेगी उसमें काफी मदद होगी, क्योंकि अगर उद्योग धंधे धीरे धीरे खुलते हैं उसमें अगर 20 से 25% मजदूरों को भी बुलाया जाता है तो वो आते हैं, ट्रक शुरू होते हैं तो कुछ पल्लेदार भी आएंगे और खाने पीने का सामान लोगों तक पहुंचेगा, तो एक बार पटरी पर वापस जिंदगी आने लगेगी। लेकिन इसमें बहुत सारी सावधानियां भी बरतनी होंगी। व्यापार जगत का होने के नाते आपको क्या लगता है ये कौन सी सावधानियां हैं, या फिर आप अपनी तरफ से क्या डिमांड करते हैं जो भी लॉकडाउन 2.0 का नया वर्जन सामने आए उसमें क्या सहूलियतें आपको दी जाएं? देखिए, इसमें जो जैसे श्याम जी ने कहा कि गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप करेगी और ये क्लियर है कि बिना धीरे धीरे खोले बिना इकोनॉमी का जो हालत है, इकोनॉमी में जो स्थिति आएगी तो सरकार को मालूम है। तभी प्रधानमंत्री जी ने कहा जान और जहान दोनों का ध्यान रखना है। तो पिछली बार उनका स्टेटमेंट आ गया, तो जान तो का और जहान का मतलब बिजनेस, हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका ये मतलब निकाला गया। अब आप कह रहे हैं कि सब जो आज प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर जो हैबिट्स है ना सैनिटाइजेशन की, पर्सनल हाइजीन की, उसको कंट्रोल करना बहुत टफ काम है। आप वर्कर्स, चलिए ऑफिसेज में तो सिखा सकते हैं, लेकिन वर्कर्स को सिखाना और सोशल डिस्टेंसिंग करना और उनको हाइजीन और सैनिटाइजेशन की चीजें दिखाना, उसमें कंपनियों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। प्रोटोकॉल तो बन गए हैं, काफी प्रोटोकॉल भी सब कंपनी ने बनानी है। बड़ी कंपनियों में तो फिर भी आसान है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सिस्टम से काम होता है। एमएसएमई सेक्टर में मुझे लगता है कि वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना मेरे ख्याल से एक चैलेंजिंग तो होगा। और दूसरा जो इशू आएगा गवर्नमेंट के सामने, जो अभी आज गवर्नमेंट को टाइम लग रहा है, अब हम कह रहे हैं सिलेक्टिव खोलेंगे, लेकिन सिलेक्टिव प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री आपस में इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रिटीज है। आप कहते हैं कि साहब फूड प्रोसेसिंग खोलेंगे, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ आपको प्लास्टिक भी खोलना पड़ता है, प्लास्टिक के साथ साथ दाना भी खोलना पड़ता है, प्रिंटिंग की शाई भी खोलनी पड़ती है, प्रिंटिंग के लिए जो इंक आती है उसका रॉ मटेरियल भी खोलना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट भी खोलना पड़ता है। तो एक तरह से पूरा वैल्यू चेन है। खाली हम ये कह सकते हैं कि आटे की फैक्ट्री खोल दी, लेकिन आटा कहीं पैक तो होगा ना एसडीपी बैग में, पीपी में, तो वो पूरी पीछे से चेन चलती है। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी अभी समझ में आ रहा है कि इसलिए उन्होंने 3 कैटेगरी करी है कि आप बहुत ज्यादा ये नहीं कह सकते कि हम एसेंशियल क्या है क्या नहीं है। जब सीमेंट खोलेंगे तो सीमेंट के साथ बहुत बड़ा वेंडर बेस है, मेंटेनेंस है, बहुत बड़ा वेंडर बेस है। तो वो वेंडर बेस को देखेंगे तो फिर ऑलमोस्ट 70-80% इंडस्ट्री खोलने की तैयारी कर लिया आपने। लेकिन चैलेंज यही है कि आप उन सबको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
सैनिटाइज करते हुए और ये देखते हुए कि जो फैलाव नहीं हो, वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कहीं जरा सी भी चूक होगी, देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा बड़ा कंट्री है कि जहां चूक होना, गफलत होना बहुत आसान है, और इतना आसान है कि आप कितनी सरकारें ले आओ, कितने कंट्रोल कर लो, अब जैसे आप बता रहे हैं जो तबलीगी है, जो भी हो, वो गफलत है, क्योंकि हम मेंटली भी तैयार नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत प्रिकॉशन के साथ काम करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तो धीरे धीरे खोलना पड़ेगा। दूसरा इश्यू आएगा ट्रांसपोर्ट का, देखिए, और सर्विस सेक्टर का। अभी तक सर्विस सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है। जब आप खोलेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस भी खोलने पड़ेंगे, आपको कंसल्टेंट्स के ऑफिस भी खोलने पड़ेंगे, आपको कुरियर भी खोलना पड़ेगा। तो आप देखते हैं सब चीजों में कहीं ना कहीं आपस में सोचना पड़ेगा कि आप उनके प्रोटोकॉल को मैनेज कैसे करेंगे। और मुझे लगता है हम इंडस्ट्रीज वालों पे और कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज के साथ और इतने लिमिटेड चीजों के साथ हम इन चीजों को मैनेज कैसे कर पाए। और दूसरा, आज ऑफिस में देख लीजिए, फैक्ट्री में हमारे पास डिस्टेंस ही नहीं है। आज आप आईटी सेक्टर में देख लीजिए तो 3-3, 4-4 फुट के तो टेबलें भी नहीं होती। तो उनका मतलब है कि भाई 25% वर्कर आए या हम 3 शिफ्ट करें, वो सारी चीजें मेरे ख्याल से एडजस्ट करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ के बैठे हैं कि ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। बढ़ाना भी चैलेंज है, जितना बढ़ाएंगे तो भुखमरी की हालत होंगी। इकोनॉमी ऑलरेडी हमारी डाउन है, जीडीपी ऑलरेडी डाउन थी, तो ये भी चैलेंज है सब सरकारों के सामने। इसलिए हर कोई, चाहे वो सीएम साहब हो चाहे पीएम साहब हो, उनको मालूम है चैलेंजेस क्या है। इधर कुआ उधर खाई वाली हालात है। तो बहुत प्रिकॉशन के साथ हमें कदम उठाने पड़ेंगे, और सबको, पॉलिटिशियंस को, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, हम जैसे इंडस्ट्रीज को, सबको देखना पड़ेगा कि हम कितनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उतनी प्रिकॉशन के साथ काम करें। जी, ये मेरा सबमिशन है। बिल्कुल। डॉक्टर अनीता गौतम जी हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक। आपसे पहले भी हम जुड़े थे जन टीवी को। आपने बहुत जरूरी जो चीजें हो सकती हैं अपने आप को इस हालात से बाहर निकालने के लिए, उनको के बारे में आपने बताया था। अभी एक मुद्दा डॉक्टर इन्होंने अजय गुप्ता जी ने भी छेड़ा कि पर्सनल हाइजीन, इसको लेकर मजदूर वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा उन तक ये मैसेज पहुंचाना या उनके लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन आज दिनेश एमएनजी हैं पुलिस अधिकारी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया उन लोगों के लिए जो कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस दौर में एक अपने किसी केस के सिलसिले में जब उन्हें काफी दिनों तक जेल में रहना पड़ा, कस्टडी में रहना पड़ा, उस दरमियानी किस तरह के हालात का उनको सामना करना पड़ा था, वो ये समझ सकते हैं कि 21 दिन तक लोग लॉकडाउन में कैसा महसूस कर रहे होंगे। मैं उसी सवाल के साथ जोड़ते हुए आपके पास एक सवाल के साथ आना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए 2.0 लॉकडाउन का जो वर्जन आता है, उसमें अगर इस तरह के हालात आते हैं कि लोगों को अभी भी घरों में ही रहना है, लेकिन धीरे धीरे पटरी पर जिंदगी लाने के लिए कुछ रियायतें दी जाएंगी, क्या लगता है आपको कि एकदम से इस तरह से हालात बदल जाएंगे? लोगों की मानसिकता में जो बड़ा बदलाव आया है पर्सनल हाइजीन को लेकर, या फिर एक दूसरे से मिलने को लेकर, या फिर अस्पताल जाने को लेकर, इन सभी चीजों में एकदम से बदलाव आ जाएगा? नहीं, जैसा कि आपने अभी कहा कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की मानसिकता पर असर हुआ है, लोगों के मन के अंदर डिप्रेशन है, डिप्रेशन से ज्यादा घबराहट, भय ज्यादा है कि कहीं ये संक्रमण उनको भी नहीं हो जाए। और जैसा कि अभी हम न्यूज पे देखते हैं, और फोन पे भी और स्मार्टफोन सब जगह ये न्यूज आ रही है कि संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर लॉकडाउन खुल जाएगा तो ये संक्रमण और जो इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। लोगों को पता है अभी भी अगर वो बाहर जाएंगे तो उनके इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो डर उनके अंदर मन में अभी भी है कि बाहर जाएंगे ना कहीं उनको या उनके परिवार वालों को ये बीमारी हो सकती है। सबसे बड़ा डर ये है कि इस बीमारी का अभी कोई इलाज पूर्णतः संभव नहीं है, इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो उसका एंड रिजल्ट क्या पता है। लोगों ने देखा भी है न्यूज के अंदर कि इसके कोरोना वायरस से जो संक्रमित हुए हैं वापस ठीक होकर भी आए हैं। पर सबसे ज्यादा डर उन लोगों के लिए बुजुर्ग लोग हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो कोमॉर्बिड अलग और बीपी है या फिर डायबिटीज है, जिन लोगों को ऐसी बीमारियां हैं उनके लिए डर ज्यादा है कि अगर एक बार संक्रमण हो गया तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उनके अंदर स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। तो लोगों के मन से डर अभी नहीं जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगर फेजेस में भी होता है तो लोगों को वापस पटरी पर आने के लिए या फिर अगर हमारी जो लाइफस्टाइल बिल्कुल फ्लो में चले उसमें आने में समय लगेगा। बहुत जरूरी कामों के लिए ही लोग अभी बाहर जाने के लिए प्रेफर करेंगे। जो लोग वर्क एट होम प्रेफर कर रहे हैं या फिर अभी कर रहे हैं वो प्रेफर करेंगे कि घर से ही काम करें। जिनके लिए जो हम कह सकते हैं लेबर वर्क है, लेबर क्लास है या जो फिर रोज अपना कमाते हैं रोज खाते हैं,
जिनके लिए घर में चूल्हा तभी जलेगा जब वो बाहर जाएंगे, उनके लिए तो एक मजबूरी जैसी हो गई कि अगर वो बाहर जाएंगे तभी उनके घर में खाना बनेगा, उनके लिए एक मजबूरी सा है। पर जो लोग घर पे रहकर काम कर सकते हैं या जो अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना, अभी भी उनकी मानसिकता यही रहेगी कि जहां तक हो सके बाहर जाना वो अवॉइड करें। जी, योगेश जी, अब मुख्यमंत्री के साथ जो मीडिया कर्मियों की रोज वीसी हो रही है, अभी शाम को 7 बजे भी उनकी वीसी होगी। जो बात है वहां पर होती है, क्या संदेशा वो देती है? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से पूरी ये कोशिश है कि लोग जल्दी से जल्दी इन हालात से भी उबर कर सामने आए। उनके सामने चुनौती ये भी है कि अभी तक जो आंकड़ा नियंत्रित किया हुआ है, जो भी जल्दी यहां पर लॉकडाउन के हालात पैदा किए गए थे, उसकी वजह से काफी नियंत्रित यहां पर हालात हैं। तो कई तरह की चुनौतियां उनके सामने हैं। हेलो योगेन जी, हेलो योगेन जी से मेरा सवाल है। जी, प्रभात, यहाँ एक बड़ी बात कहनी होगी। मेरा एक सवाल होगा, अनीता गौतम जी से भी होगा और अजय जी से भी एक सवाल होगा मेरा। यहाँ लॉकडाउन की जो बात कर रहे हैं, देखिए लॉकडाउन लगाना बहुत सहज था, क्योंकि हमारे मुल्क में कोरोना आया उससे पहले दुनिया के कई मुल्कों में ये अपनी कहर बरपा चुका था। तो हम मानसिक रूप से तैयार थे कि कुछ भी करना पड़े, हम कितनी भी परेशानी को हम लोग झेल सकते हैं, लेकिन कोरोना की जंग जीतनी है। और ये इतनी अपेक्षा नहीं थी कि कोरोना इस तरह से पांव पसारेगा, या ये भी कह सकते हैं कि इसका भयावह रूप हमने कई विकसित राष्ट्रों में और जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें देख चुके हैं। और अगर यह हम लोग इतनी सख्ती से अगर नहीं पेश आते या अगर सिस्टम को हम नहीं बनाते, तो मुझे लगता है कि हमारी स्थितियां बहुत खराब होती। वजह साफ है, हमारे कुछ ऐसी कॉलोनी, कस्बे, शहर जहां जनसंख्या का घनत्व है दुनिया के कई मुल्कों से ज्यादा है। तो ऐसे रामगंज का आप उदाहरण ले लीजिए, उसमें जो कोरोना सोसाइटी स्प्रेड हो रहा है, वो सबसे बड़ी वजह यही है कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो दुनिया के या कहीं कस्बे, शहर उनसे ज्यादा है। आप खुली हवा जैसे कोरोना के लिए चाहिए, आप कहते हैं कि आपको एसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो बस्तियां हैं उन्हें खुली हवा हवा, वहां तो ऐसी स्थिति है कि आप गलियों में घुस नहीं सकते। तो एक सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है। तो यहाँ मानसिक रूप से लोग तैयार थे कि चाइना की स्थिति हमने देखी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, सब जगह की स्थिति देखने के बाद में यहाँ का किसी भी बासिंदे ने एक सुर में एक ही बात की कि कोरोना से जंग जीतनी है। कई वजह रही हमारे यहाँ पे कुछ सिस्टम का थोड़ा सा यहाँ लचर व्यवस्था भी मैं कहूंगा, जिसकी वजह से ये इतनी ज्यादा फैली है। कुछ जगह हमने जो कुछ दिखाई दे रहा था उसको नजरअंदाज भी किया। खैर, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हिंदुस्तान में काफी कंट्रोल में है। आज भी अगर हम देखें तो 308 लोगों की डेथ हुई है और घबराने की कोई बात नहीं। जैसा नीता जी भी अभी बात कह रही थी कि ये क्यूरेबल है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिसको पॉजिटिव कोरोना आ गया उसकी डेथ तय है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एक उम्र हो सकती है, पहले से कई डिजीज ऐसी हैं जिसकी जकड़न में आप जकड़े हुए हो, तो वो एक आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जैसे 60 साल के बाद में थोड़ा कम होता है, एक जो मिडिल एज होती है उसका ज्यादा होता है, बच्चे का थोड़ा कम होता है। तो ऐसे बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि जिसकी वजह से या लास्ट स्टेज पे आपने उसे आइडेंटिफाई किया कि हाँ इसके पॉजिटिव कोरोना है, तो लंग्स में जैसे कहते हैं फ्लूइड होता है, जैसे आपकी लंग्स को बहुत जकड़ देता है, जिसकी वजह से स्थिति बिगड़ जाती है, जैसे निमोनिया भी हम कह सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। मेरा एक सवाल अनीता जी से और अजय जी दोनों से होगा। अनीता जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो टाइम है हम बड़ी पशुपेश की स्थिति में हैं। एक मन तो ये कहता है कि कोरोना को लेकर के हमारी चिंताएं हैं कि जान है तो जहान है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और अभी अजय जी भी अपनी बात की जो शुरुआत की थी उन्होंने भी कहा था, ये बात सही है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ हम सुनते भी आ रहे हैं। दूसरी यह बात भी मैं सुन रहा हूं कि लोगों का पेशेंस जवाब दे रहा है, जिसका उदाहरण कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले ही आपने सूरत में देखा। लोगों का साफ कहना था कि भोजन के पैकेट से काम नहीं चलेगा, आपने खाने का पैकेट दोनों टाइम दे रहे हो, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हम दुनिया, हमारी दिनचर्या, हमारी जरूरत की चीजें, हमें नहाना भी है। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है 10-10 दिन, 15-15 दिन हो गए स्नान किए हुए, ये हमारी जरूरतें हैं, पेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पानी कहाँ पिए, छत नहीं है। तो कुछ ऐसे लोगों का भी एक जो पेशेंस होता है वो जवाब दिया जा रहा है। एक कहीं पर पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि साहब जी करके भी क्या करेंगे, जब आजीविका नहीं होगी, हमारे रोजगार ही नहीं बचेंगे, तो फिर हम करेंगे क्या। तो ये एक ऐसा एक मुझे लगता है कि मानसिक प्रेशर है, ये केवल पब्लिक पे नहीं है, सरकार पे भी इसका अंदाजा है कि हम अगर कुछ मॉडिफाई नहीं करेंगे लॉकडाउन को तो स्थितियां बिगड़ सकती हैं। आपसे मेरा ये सवाल है। दूसरा, अजय जी से मेरा सवाल ये है कि सरकार शायद हो सकता है कि मॉडिफाई लॉकडाउन, जिसे हम अलग अलग भाषाओं में कह रहे हैं, उसका मतलब यह है कि कुछ जगह रिलैक्सेशन दे सकती है,
लेकिन रिलैक्सेशन किस माध्यम में? सपोज अगर वो बस वाला जो लेकर के जा रहा है, ट्रेवल करा रहा है लेबर को, या वहां पे जो गार्ड है वो अगर कहीं से संक्रमित होकर आ गए, तो इस बात की गारंटी क्या होगी? तो ये बैलेंस भी करना है, उद्योग धंधे भी चालू करने हैं और ये सिस्टम को भी फॉलो करना है। तो मेरा दोनों से आपसे सवाल है, अजय जी और अनीता दोनों। अनीता जी पहले आप बताएं, जो जिस मनोवैज्ञानिक जैसा आपने कही है कि स्ट्रेस की स्थिति, जाहिर सी बात है ये बहुत स्ट्रेस की स्थिति है। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं और घरों में बंद है कि अब क्या होगा, डर है, भय है, निराशा है उनके मन के अंदर, एक फाइनेंशियल लॉस जो ना केवल एक आम आदमी, सरकार, समाज, देश और इनफैक्ट इंटरनेशनल एक फाइनेंशियल लॉस की स्थिति हुई है। हम लोग एक बैक उसमें चले गए हैं काफी। तो ये तो काफी ज्यादा लोगों पे स्ट्रेस है कि अगर लॉकडाउन खुलेगा तो भी हम इसकी पूर्ति कैसे करेंगे। दूसरा, उस तबके के लोग जो कि पर्सनल हाइजीन भी नहीं मेंटेन कर पा रहे, सिर्फ खाना ही नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारी जरूरतें होती है इंसान की, जैसा कि आपने कहा कि वो नहा भी नहीं पा रहे हैं, पेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक इरिटेशन, एक चिड़चिड़ाहट, एक गुस्सा, निराशा उनके मन में भर जाता है। और एक बहुत बड़ी बात अगर अभी तक हमारे नोटिस में नहीं आई है, इस लॉकडाउन की वजह से जाने कितने घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बढ़ गए होंगे, क्योंकि शराब एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ा जहर है जो फैला हुआ था। शराब की दुकानें राजस्थान में बंद हैं, उसकी वजह से जो लोग शराबी है, जो एडिक्ट है, वो शराब नहीं पी पा रहे हैं और उनके अंदर एक विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं और वो गुस्सा और चिड़चिड़ाहट वो अपने घर वालों पे उतार रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस है, चाइल्ड अब्यूज के केसेस, सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस ही नहीं, इसका एक बहुत बड़ा मानसिक अफेक्ट हमारी सोसाइटी को आफ्टर लॉकडाउन के बाद भी हमें देखने को मिलेगा। अभी केसेस इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लोग अभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तब हमें इसकी भयावहता का एहसास होगा कि कितना कुछ हम खो रहे हैं और कितना कुछ आगे हमें इसका और भुगतना पड़ेगा। जी अजय जी, जो सवाल था दूसरा योगेश जी का आपसे था। हाँ सर, इसमें क्या है, जैसे आपने जो कहा कि जब हम लॉकडाउन धीरे धीरे खोलेंगे तो ये चांसेस तो हैं कि आप कितने प्रोटोकॉल कर लो, इंडस्ट्रीज में, ऑफिसेज में कोई भी पॉजिटिव पाया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली सब लोग घरों पे, तो सब लोग फैक्ट्री में तो नहीं रख सकते वर्कर्स को। आज बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, वो भी कहीं से आते हैं। आप चलो वर्कर्स को तो रख लेंगे, आप उनका रहने का, खाने का इंतजाम कर लेंगे, जो उनके ऑफिसर्स हैं वो तो अपने घरों से आएंगे। और जब आएंगे तो ये देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ये कोरोना वायरस का अभी तक मेडिकली बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है कि ये कैसे हो रहा है। जितना मैंने पढ़ा उसके बारे में मालूम चल रहा है कि एक आदमी पॉजिटिव है, उसको मालूम नहीं है, उसके कोई सिम्टम्स नहीं है, वो चल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो कैरियर है और वो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन वो 100 आदमियों को पॉजिटिव कर देता है। उसमें से जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा वो दिख जाएगा। तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा। दो चीजें हो रही सर, एक जो गवर्नमेंट का प्रेशर है कि आप अचानक से हाउंड करने लग जाते हैं किसी को कि साहब आपका सही नहीं तो ऑफिस आपने कर दिया, आप अंदर हो जाओ, ये रोकना पड़ेगा। इससे पैनिक हो रहा है। हमें समझना पड़ेगा कि जैसे बाहर के देशों हो गया तो होगा, 1 डेढ़ लाख होंगे यहाँ पर, आप नॉर्मल मानिए। हम क्यों कोशिश कर रहे हैं कि हम फिगर कम दिखाएं? मेरा बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है सबसे, क्या दिक्कत आ रही है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होने दीजिए ना। आपका सर्वाइवल रेट है सर, पैनिक मत क्रिएट करिए। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप अभी देखिए कि अभी हमारा जो फिगर हम दिखा रहे हैं न्यूज के अंदर 6,000 7,000 दिखा रहे हैं, तो भी लोगों के मन के अंदर डर है। अगर वो लाख तक पहुंच जाएगा या 10,000 भी हम उसको दिखा देंगे तो लोगों के मन के अंदर पैनिक बहुत ज्यादा हो जाएगा और पैनिक की स्थिति में लोग सड़कों पर आ जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। जो भय होता है ना कि खुद को बचाना है, खुद के परिवार को बचाना है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अजय जी, जिन हालात से हम दूसरों पर अटैक करना, वो भी एक एग्जैक्टली, इसलिए हमें कहना पड़ेगा, इसलिए मैं कंप्लीट करता हूँ, इसलिए हमें एज ए गवर्नमेंट लेवल पे भी कहना पड़ेगा कि ये फिगर्स नॉर्मल हैं, 1 लाख 1.5 लाख भी नॉर्मल हैं। आज देखिए, हम ट्रंप को या जर्मनी के चांसलर को बेवकूफ नहीं कह सकते। जर्मनी चांसलर ने 1 महीने पहले कह दिया कि 3/4 जर्मनी को हो सकता है, तो प्रीएम्प्ट कर दिया उन्होंने, डराए नहीं। उसी हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि पॉलिटिशियंस ने इसको कहा नहीं कम करना है। भाई कम कर ही नहीं सकते आप कितना करेंगे सर? आप सोचिए, इंडिया में तो चलो हमारी हैबिट्स को अचानक से चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन वहां तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी हैबिट्स हैं, वहां बढ़ रहा है। वहां क्या कर लिया? वहां पर हाइजीन की टॉप क्लास हैबिट्स है। मैं जर्मनी में जाता हूं, मुझे पता है, उसके बाद जर्मनी में 1.25 लाख हो गया, लेकिन 60-50% ठीक भी हो गए। लेकिन डेथ रेट आज 2 से 2.5% से ज्यादा डेथ रेट नहीं है।
तो अपन को डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है सर, हमने डर की वजह से, जैसे अनीता जी ने कहा, आप एक साइको फियर क्रिएट कर रहे हैं। हमें एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा। जब वर्ल्ड वाइड इसका एक्सेप्टेंस कर लिया तो हमें डर खत्म करना पड़ेगा। और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा सर, जब तक हम ऑफिस फैक्ट्री चला नहीं पाएंगे। होगा क्या, कोई फैक्ट्री में अचानक से मान लीजिए पॉजिटिव हो गया, अब आप तो मालिक को अंदर कर दोगे क्या? वो क्या करेगा सर? जी, लेकिन अजय जी इसमें एक, जी अजय जी मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। आपको सैनिटाइजेशन की करनी पड़ेगी, आपको टनल लगाने पड़ेंगे अजय जी, आपको। हाँ सर। अजय जी मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा। देखिए, हम यहाँ के हमारी जो भौगोलिक स्थिति है या फिर हमारा जो डेली लाइफ है, उसको अगर हम कंपेयर अगर दूसरे देशों से करते हैं तो काफी फर्क उसमें नजर आता है। दूसरे देशों में मुख्यतः जो उनका भोजन है वो नॉन वेज है। वहां की इम्यूनिटी लेवल और भारत की इम्यूनिटी लेवल को अगर हम कंपेयर करते हैं, वो मायने लगाते हैं। एक और बात, यहां पर जितनी जल्दी हमने इसको लेकर प्रिकॉशंस की, हमने बेड की व्यवस्था की, हमने जांचों की व्यवस्था की, हमने आइसोलेशन वार्ड पहले बना लिए। इतना संख्या का आंकड़ा नहीं था, लेकिन अभी भी आइसोलेशन वार्ड हम लगातार बनाते जा रहे हैं। हम पहले की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि जो आंकड़ा है वो इतना कम आ रहा है। हमारा इम्यूनिटी लेवल भी इसके लिए जिम्मेदार है। और लॉकडाउन भी बाकी देशों के मुकाबले जैसे ही सिम्टम्स आए हैं, उसमें हमने दोनों ने 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन किया। हमने उस लॉकडाउन को पहले या दूसरे हफ्ते में, हमारा 30 जनवरी को पहला केस केरल में आया और उसके तुरंत बाद 15 दिन में हमने लॉकडाउन या 20 दिन में हमने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। यह भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हां आंकड़ा कम है। अगर हम इसको पूरा खोल दें तो आपको नहीं लगता कि जो पैनिक हालात की बात डॉक्टर साहिबा कर रही हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगी? नहीं, मैं दोबारा रिपीट करिए सर। अजय जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लॉकडाउन की बात की गई है, हमारे यहां पर जो प्रिकॉशंस अपनाए गए हैं वो प्रिकॉशंस ही ऐसे हैं जिसकी वजह से ये आंकड़ा कम हुआ है। हम इसको 1 लाख या 2 लाख पहुंचने तक का सोच भी लें तो बड़ा हमारे लिए घातक साबित होगा। मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन को बढ़ाने की जो बात कही जा रही है, सभी के मद्देनजर की जा रही है। इसमें क्या है कि देखिए, आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, आपने बहुत बेड क्रिएट कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये मान के चलिए आप पार्शियली भी खोलेंगे, बहुत स्टेज बाई खोलेंगे, 3 कैटेगरी में खोलेंगे तो आंकड़ा बढ़ेगा तो अपन को मेंटली तैयार होना पड़ेगा। और पैनिक क्रिएट नहीं होता, हमें कहना पड़ेगा कि नॉर्मल बात है। देखिए, जब तक नॉर्मल नहीं बताएंगे ना। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये तो कह सकते हैं कि इस बीमारी से सिर्फ 1% मरेगा, पर जिसके घर में भी वो एक जना मरता है उसके लिए तो वो 100% मरता है, और उसके लिए वही पैनिक क्रिएट करने वाली स्थिति हो जाती है। सरकार के ऊपर दायित्व है, हो जाता है एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट का ये दायित्व बन जाता है कि वो किसी भी जने को इस तरीके से वो छोड़ नहीं सकता है कि ठीक है अगर महामारी फैली है तो इसमें डेथ होना क्या कहते हैं, हम इसको रोक नहीं पाते हैं, हमें प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे सर। नहीं, मैं इतना सा कह ना, प्रिकॉशन के बाद भी प्रिकॉशन लेना चाहिए। मैं जानती हूँ कि अगर जी बिल्कुल अजय जी डॉक्टर साहिबा, अजय जी डॉक्टर अनीता जी बिल्कुल अभी वापस लौटेंगे। और आपने जो भी कहा सही कहा। देखिए, कोई भी बात को, कोई भी अगर सरकार की तरफ से कोई बात कही जाती है वो बहुत जल्दबाजी में इसीलिए नहीं कही जा रही है। कल 14 तारीख को सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। बहुत जल्दबाजी में बहुत गलत निर्णय हो जाते हैं। सोच समझकर पीएम सीएम के साथ वीसी कर रहे हैं, सीएम अपने अधिकारियों के साथ, कलेक्टर के साथ, डीएम के साथ और एसपी के साथ वीसी कर रहे हैं। ये सब कुछ सोच समझकर ही इन सब हालात को लेकर ये निर्णय करने की बात सामने आ रही है। और ये पैनिक क्रिएट ना हो, इस वजह से इतनी देरी हो रही है। लोग अपनी आम जिंदगी को वापस अपना पाएं, इसके लिए सारा ये पूरा इंतजाम किया जा रहा है। वापस लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे क्योंकि इससे कुछ और भी ऐसी चुनौतियां हैं जो सामने खड़ी होंगी। श्याम सुंदर जी से मेरा सवाल होगा, लेकिन एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। खास खबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन 2.0 क्या होगा, कैसा होगा, सभी को इसका इंतजार है। कल सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, अपनी बात सामने रखेंगे। इसी खास विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपको बता दें श्याम शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय गुप्ता जी हैं व्यापारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक हैं, मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, जो चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं उसमें एक नई चुनौती मुझे लग रहा है कि जो लोग पलायन करके जा चुके हैं, मजदूर वर्ग जो पलायन करके अपने राज्यों में जा चुका है, अब वो ये कहने के लिए बाध्य हो गया है कि वापस वो नहीं लौटेगा दिल्ली या बड़े शहरों की तरफ या मेट्रो शहरों की तरफ, क्योंकि इस तरह के हालात उसके सामने आए हैं। वो अपने ही इलाके में रहेगा और वहीं पर काम करेगा। जिन मजदूरों के बलबूते मेट्रो सिटीज में काम होता था, जिनको शुरू करने की, फैक्ट्रीज को शुरू करने की बात कही जा रही है, एक बड़ी समस्या हो सकती है उस मजदूर वर्ग को लेकर, क्योंकि अब वो काम करने के लिए नहीं आएगा। यह भी एक बड़ी चुनौती होगी।
श्याम जी। प्रभात जी, ये बात सही है कि मजदूर बाहरी है। मैं तो राजस्थान की बात करूं, यहाँ 1 लाख मजदूर अभी भी देखिए वीकेआई में या सीतापुर। हेलो हेलो श्याम जी आपको जी, बताइए। देखिए मैं कह रहा था, जो प्रभात जी कह रहे थे कि मजदूरों को लेकर के प्रॉब्लम आएगी, तो मजदूर आज भी पूरी तरीके से अपने अपने गांव में नहीं पहुंच पाया है, उसको बीच में रोक लिया गया है। अब कहाँ कहाँ कितना कितना मजदूर है, ये बात सही है, एक बड़ी चुनौती है। अभी देखिए, मैं तो जयपुर की बात कर रहा था, करीब 1 लाख मजदूर तो आज वीकेआई में, सीतापुरा में या आपके सांगानेर में मौजूद है, उसके पास काम नहीं है। केवल आप उसको रोजी रोटी नहीं दे पा रहे हो, रखे हुए तो हो आज भी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने 11 विशेषज्ञों की एक टीम बना रखी है, वो उसके ऊपर पूरी तैयारी हो रही है कि किस प्रकार से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से देश से हटाया जाए। ये नहीं कि आप, क्योंकि पहली बार देश में लॉकडाउन हुआ है, इससे पहले कभी हमारे भारत में तो सुनने को ही नहीं मिला लॉकडाउन होता क्या है। एक दिन अगर स्ट्राइक होती थी तो हाहाकार मच जाता था। 21 दिन देखिएगा आप, कल पूरे हो जाएंगे, पूरे देश में लॉकडाउन है, ये कहते हुए कि रोजगार नहीं दे पाए, किसी को क्या नहीं पाए। हाँ, तकलीफ हुई है, लेकिन हमने उस परिस्थिति को निमटने के लिए, चाहे बड़ा वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे छोटे वर्ग का व्यक्ति हो, सहयोगी बना है। इसमें पुलिस और स्वास्थ्य, बाकी लोग जो हैं, उनको हम धन्यवाद देना चाहिए कि उनके कारण हम आज सुरक्षित हैं। क्योंकि आज अगर स्वास्थ्य डॉक्टर ये कहते हैं कि मैं इलाज नहीं करूंगा, मैं डरता हूं और मैं करूंगा, तो स्थिति अब विकट हो जाएगी। पुलिस कहते हैं कि मैं तो फील्ड में जाऊंगा ही नहीं, तो सारी अव्यवस्था फैल जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज वाले हैं वो भी योद्धा बन करके, उनको देखे कि देश को प्रगति देनी है, देश के लिए पैदावार करनी है, तो किसानों को हमको छूट देनी पड़ेगी कि वो खेतों में काम करे। क्योंकि आज भी वो घर पे बैठा है, काम तो कर रहा है घर पे, लेकिन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। और इलाज क्या है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कर लें और हम आपस में स्पर्श नहीं हो पाए, या अपने मास्क लगा ले मुंह पर पे, हाथों में ग्लव्स पहन ले, कुछ छोटी छोटी चीजें हम अपना लेंगे तो इस बीमारी से हम बहुत तादाद तक निमट पाएंगे। अब बार बार ही कह रहे थे, देखिए अजय जी की मैं बात को सुन रहा था, अजय जी कह रहे थे, क्योंकि अजय जी को पता है कि जब अगर कोई इंडस्ट्रीज वाले का जब ताला लग जाता है, जैसे तालेबंदी कभी भी हो जाती है, तो सबसे बड़ी पीड़ा का विषय होता है कि मैं करूंगा क्या, क्योंकि मेरे पास उसको बिजली का बिल देना है, उसको सारी चीजें देनी है, और पैदावार नहीं हो रही है, उत्पादन हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो करेगा क्या। देखिए सबने कह दिया, सरकारों ने, कि मजदूरों को भुगतान करना पड़ेगा आपको, चाहे आप चले नहीं चले, लेकिन आने वाले टाइम में भुगतान करेंगे कैसे। क्योंकि इसलिए उनको कह रहे हैं कि स्टेप स्टेप भाई, आप कम लोगों को, क्योंकि कम लोगों को ला करके और उत्पादन शुरू कीजिए। आप भी घाटे में मत रहिए, मजदूरों को भी रोटी रोजी दीजिएगा, देश को भी आप उत्पादन करके दीजिएगा। प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट भी चले तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। हम अगर 2 महीने भी अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो कम से कम ये तो है कि देश की स्थिति को सुधारने के लिए उसको दे पाएंगे। ये चीजें बहुत बड़ी सामने खड़ी है। अब मैं बार बार कह रहा हूं, टेस्टिंग हो रही जी। श्याम जी, एक सवाल है मेरा। जी लॉकडाउन को लेकर के फेज 2 कह सकते हैं इसको, उसको लेकर के ये भी चर्चा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन होगा, पता नहीं है तो क्या होगा, मोदी जी जब बताएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन कुछ संकेत हम देख सकते हैं कि जैसे अपनी मिनिस्ट्री को आज उन्होंने अपने ऑफिस जाने के लिए कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीट को चालू करवा दिया। तो इससे कुछ संकेत है कि कुछ लिबर्टी इस मायने में दी जाएगी कि लोगों में काम वापस शुरू की जा सके। जैसे अभी अनीता गौतम जी भी कह रही थी, लोग पैनिक ना हो, क्योंकि घरों में बैठ बैठ करके लोग परेशानी में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये भी चाहते हैं कि हमारी सेहत भी दुरुस्त रहे। तो कुछ रास्ता ऐसे एक्सरसाइज मुझे लगता है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में भी चर्चा हुई है, और प्रधानमंत्री की अपनी कोर टीम भी है, वो भी काम कर रही है। तो क्या उम्मीद है इससे कि लॉकडाउन की प्री टॉक्स है हमारी, या तो बजट की तरह हम चर्चा कर रहे हैं इस पे कि क्या संभव है। क्योंकि कुछ संकेत जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट को चालू करने का मतलब, मुझे जो लगता है कि कुछ स्थितियां साफ हो सकती हैं, कुछ दफ्तरों को चालू किया जा सकता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान की बात ले लें कि राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की और शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि 50% कर्मचारियों को बुलाओ, 50% को मत बुलाओ। वर्क टू होम वाली बात भी हुई। आज प्रधानमंत्री जी ने देश को एक संदेश देने का काम किया
कि हम केंद्रीय मंत्रियों को अपने कार्यालय शुरू करने की तो शुरुआत करें, इंडस्ट्रीज वालों को तो कर रहे हो कि इंडस्ट्रीज शुरू कर लो, बाकी सब करोगे शुरू करो। आप खुद संदेश देने का, देखिए सब सचिवालय में कर्मचारी गए, मंत्री गए, आज कैबिनेट की बैठक भी हुई और बैठक होने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची है। देखिएगा इस देश को 130 करोड़ की जनता का जो देश है उसको लॉकडाउन करके 21 दिन के बाद सेकंड स्टेज में कैसे जाएं। मॉडिफाई वाला यही आ रहा है कि हम किस तरह के शर्तों के आधार पर, देखिए किसी शहर में आप केवल इंटरनल ट्रैफिक को छूट दोगे और वाणिज्यिक वालों को नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत कोशिश करेंगे कि आप एकदम से भीड़ भाड़ और सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। आप धीरे धीरे जब हमारे यहाँ ग्रीन बेल्ट है वहां पर हम कोशिश कर सकते हैं कि उद्योगों को बारी बारी से शुरू करें और कोशिश करें कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में रह करके किस प्रकार से बीमारी ना बढ़े। कि ये बात सही है कि हमारे यहाँ तो जिस तरह से हवाई जो मुंबई में जो स्थिति बनी है, अगर सब जगह स्थिति बन जाए, क्योंकि कच्ची हमारे यहाँ तो लोगों के पास घर रहने को है ही नहीं। आप बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन रही है, वो तो छप्पर के नीचे तंबू के अंदर खुले आकाश में आज भी बैठा है, उसको तो पता ही नहीं है कि लॉकडाउन होता क्या है, उसको तो 2 वक्त की रोटी कैसे मिले ये जुगाड़ की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बहुत सारे लोग आज हैं, देखिए 10 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों के ऊपर आश्रित हैं, वो तो ना कमाते हैं ना कुछ करते हैं, गरीबी है। जो भीख मांग के रोटी खाने वाला व्यक्ति को क्या पता है कि लॉकडाउन क्या होता है, वो तो कहता है कि मुझे कल सुबह की रोटी मिलेगी, इस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब ये सारी चीजें, हो सकता है कि संगठित मजदूर तो कुछ सर्वाइव कर लेगा, नौकरी पेशा सर्वाइव कर लेगा, इंडस्ट्रीज वाला सर्वाइव कर लेगा, 2-3 महीने में तो किसी को कुछ दिक्कत ही नहीं है। जब देखिएगा खाद्य मंत्री जी ने कहा है कि 9 महीने तक का तो अनाज हमारे पास मौजूद है आज भी, वो 9 महीने भी, लेकिन हमको जो आज पैदावार हो रही है उसका प्रोग्रेशन कैसे हो, कैसे रखा जाए। सही बात है कि इंडस्ट्रीज को शुरू तो कर लोगे आप, लेकिन उसकी पैकिंग वेकिंग सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सारी बातों को बहुत ज्यादा देखिएगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज कहीं न कहीं पॉजिटिव भी पाएगा, उसको सील भी करनी पड़ेगी आप मजबूरी में। तो ये सारी चीजें होगी, इसमें दो राय नहीं है। और ये मान के चलिएगा जब हम 5 अप्रैल के बाद जैसे जैसे सूर्य देवता हमारे चमकने लगे हैं और स्थिति में परिवर्तन आया, क्योंकि जब हम थूकते हैं तो खखार होती है, वो सूख जाती है तत्काल, इसलिए उसको प्रभाव थोड़ा कम होगा, निश्चित रूप से कहा जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि हम तो ऊपर वाले को ज्यादा मानते हैं, क्योंकि दरवाजे तो सबके मंदिरों के बंद कर दिए, मस्जिदों के बंद हो गए, गुरुद्वारे सब बंद हो गए। अब भगवान हमारे अंदर है, उसको जगाओ और कोशिश करो कि हम कैसे भी इस महामारी को, जो कि लाइलाज है, जिसका कोई इलाज, स्वाइन फ्लू आया ही था, हमारे बड़े तादाद में लोग मरे भी थे, लेकिन हम किस प्रकार से बड़े देशों को जहां पर कि बहुत ज्यादा मेडिकल रूप से विकसित हैं, वो आज धराशायी हो गए। हमारे पास तो आज टेस्टिंग के किट नहीं है पूरी पर्याप्त मात्रा में, आज हम मंगाने की स्थिति में। राजस्थान ने 10 लाख किट मंगाए थे, अब कितने आ पाए तो आपको पता है, क्योंकि हम कितने 25,000 लोगों की टेस्टिंग कर पाए राजस्थान में। जहां पर बीमारी है वहां टेस्टिंग कर रहे हैं, वहां कर्फ्यू लगा रहे हैं, लेकिन जहां बीमारी गांव में पहुंच गई हो तो वहां तो जांच ही नहीं हो पा रही है। इसलिए वास्तविक स्थिति ये देखिए, 9,152 केसेज आए हैं, 867 लोग ठीक भी हुए, मतलब 2% लोग मारे जाएंगे। जिससे आएगी हवा, किसी को प्रभावित कर जाएगी, किसी को जिंदगी से भी ले जाएगी, और बहुत सारी सरकमस्टेंसेस सामने आने वाले में। देखिए महीने भर बाद आपको महसूस होगा कि भारत का स्वरूप किस प्रकार का रहा, कि हम इस बीमारी के कारण 5 लाख के अंदर 10 लाख में कितने में हम कर पाए, और हम उसको अंदर कितने लोग, वैसे भी हमारे एक्सीडेंट बहुत कम हुए, एक्सीडेंट के मारे देखिएगा कितनी तादाद में लोग पूरे भारत में मरते हैं, रोज मरते हैं, वो बच रहे हैं। आज हम केवल बीमारी को देखिए, हमारा टीवी चैनलों का, अखबार वालों का वही दायित्व बनता है कि हम इसको पीड़ित पक्ष को इतना ज्यादा प्रचारित नहीं करें। हमने कैसे कामयाबी के, कोई इंडस्ट्रीज काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहे तो उसको प्रचारित करें। देखिए कि इंडस्ट्रीज ने किस प्रकार से काम करके दिखाया, किसी डॉक्टर ने अच्छा काम किया तो उसकी सक्सेस स्टोरी को सामने लाना चाहिए, जिससे कि समाज में जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा काम करेंगे। क्यों करेंगे? जब कि उनको आप आगे लाओगे। तो इसलिए आने वाला समय मैं मान के चलता हूं कि हिंदुस्तान ने बहुत सारी चीजें देखी है, और रामायण और महाभारत जो दिखा रहे हैं उससे हमको बहुत सारी चीज, एक मान्यता ये भी है कि हमको सकारात्मकता वाली स्थिति सामने आ रही है। तो हमारा तो देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, यहाँ पर कोई एक व्यक्ति नहीं है। सारे लोग घर में बैठ करके इबादत करें, क्योंकि देखिए 24 तारीख से रोजा शुरू हो जाएगा।
अब मुस्लिम के सामने तो यह है कि अंदर घर पे बैठ के अल्लाह को याद करो और कहो कि हमको इस दुविधा से निकालो। हिंदू भी अभी हमने नवरात्र किया, घरों के अंदर ही बैठ के देवियों को मनाया, सब कुछ किया। तो ऐसी स्थिति में मान के चलिए, और ईसाइयों ने भी अभी गुड फ्राइडे का और यीशु जी को मनाया, सारी बातें। तो ये देश सारी बैसाखी को आज मना रहे हैं, बैसाखी आज है, तो इसलिए चारों धर्मों के त्योहार भी हमने घर में बैठ के बनाया। और जो शादी समारोह में जितना फिजूल खर्ची होता था वो नहीं हो रहा। अब देखिएगा फूल जो सैया में सस्ते थे या आपके पूरे सजावट में आते थे, वो आज सड़ रहे हैं। और किसान मजबूरी में उसके फसलों के ऊपर ट्रैक्टर चलवा रहा है, उसको पता है कि फूल में मार्केट में जाऊंगा कोई खरीदेगा नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आडंबर था और जो प्रदूषण को फैलाया था वो नियंत्रित हो गया। आने वाले समय में हम किस प्रकार से साफ सुथरी दुनिया और एक अच्छा वातावरण भारत का एक कैसे स्वरूप बनकर के सामने वापस आए, इसलिए हमको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। डॉक्टर अनीता जी, आपसे इस सवाल के साथ इसलिए लौटना जरूरी है कि ये जो हालात रहे उसमें हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बार बार बात की। जब लॉकडाउन हटेगा तो क्या लोगों के जहन में ये डर नहीं होगा, जब भी वो ऑफिस जाएगा, जब बच्चे स्कूल जाएंगे, जब वो अपने घर से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों के साथ पार्क में बैठने की कोशिश करेगा, उसके जहन में ये होगा पता नहीं कौन सी नई बीमारी लेकर ये आदमी बैठा हो, कौन सा नया डर वो उसके साथ में वो लेकर आया हो। अब सोशल डिस्टेंसिंग जो पहचान है भारत की सोसाइटी, वो एक नई शक्ल के तौर पर सामने आएगी, या फिर लग रहा है कि कुछ दिनों का फेज है, ये भी खत्म हो जाएगा, फिर वापस रूटीन लाइफ होगी? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, जो हमें दिख रहा है कि मानसिकता पे सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी का असर है, ऐसा नहीं है। इससे ज्यादा गहरा असर हो रहा है। लोगों के मन में अभी भी डर है कि बाहर जाएंगे या बाहर से कोई आएगा तो हमें वो बीमारी नहीं हो जाएगी। अवेयरनेस के लिए हम लगातार टीवी पर बोल रहे हैं कि आपको हर थोड़ी देर में हाथ धोना है, 20 सेकंड तक धोना है। पर कुछ लोगों के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक बीमारी होती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर वो व्यक्ति बार बार जर्म्स का, उसको एक कंटेमिनेशन का एक डर मन के अंदर हो जाता है कि मैं किसी भी चीज को छूंगा तो वो बीमारी या जर्म्स मुझे लग जाएंगे, और वो बार बार हाथ धोता है। सिंपल सी लैंग्वेज में हम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। हम जानते हैं कि हमें लोगों को अवेयर करना, यही एक बचाव का तरीका है कि हम बार बार हाथ धोए। पर जो लोग मानसिक रूप से इस बीमारी से निकल चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं या जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके अंदर इसके लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक दूसरा होता है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, जिसके अंदर लगता है जो भी आप सुन रहे हैं वही बीमारी आपके अंदर हो जाती है, चाहे वो नेट पे पढ़ी हो, चाहे आपने अखबार में पढ़ी हो, चाहे किसी के मुंह से सुनी हो, आपके अंदर वो लक्षण अपने आप, जैसा कि अगर किसी को सर्दी जुकाम भी होता है तो वो अपने आप में कोरोना वायरस के लक्षण महसूस करने लग जाता है कि मुझे तो अब कोरोना वायरस हो गया है, और एक्चुअली में वो फील करता है कि मुझे अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे लोगों की ऐसी मानसिकता पर भी असर हो जाता है, उनके अंदर डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों के अंदर डर सिर्फ खुद की बीमारी का नहीं होता, ये बीमारी का डर इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा है। हम जानते हैं कि भारत के अंदर टीबी की वजह से भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं, मैं तो यूँ कहूंगी, आप ये देखिए, रोज का हर घंटे एक जना सुसाइड से मरता है। ये मौत के आंकड़े, डेथ के आंकड़े हैं, जिसकी वजह से हमें मालूम है कि सिर्फ एक यही चीज नहीं है, काफी सारी चीजें हैं। पर इसका डर इसलिए ज्यादा, इसकी पैनिक स्टेट, मतलब इसकी वजह से पैनिक इसलिए फैल रहा है क्योंकि इन्फेक्शियस है। अगर हम बाहर जाएंगे, हमने बस में किसी चीज को टच करा, या बाहर रोड पे, या फिर हम किसी दुकान पे गए, वहां पे किसी चीज को हाथ लगाया, और उस हाथ लगाने की वजह से वायरस हमारे साथ हमें हो गया है, हमें ही नहीं, हमारे घर पर किसी को, जो हमारे प्रियजन है, उसको किसी को हो गया, तो वो स्थिति लोगों के मन के अंदर डर ज्यादा बढ़ाती है कि हम ही बीमार नहीं होंगे, हमारी वजह से हमारे प्रियजन, घर में जो कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, उनको भी ये बीमारी लग सकती है। और घर वालों की जो सेफ्टी के बारे में जब सोचते हैं तो उनके मन के अंदर डर जाता है। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी डर अभी नहीं जाएगा। लोग प्रेफर करेंगे कि वो घर से ही काम करें, जिन लोगों के और जिनके लिए जरूरी है, जैसा कि पुलिस भी काम पे जा रही है, डॉक्टर्स भी काम पे जा रहे हैं, पर एक प्रिकॉशंस लेके काम पे जा रहे हैं। जैसे कि सर ने कहा कि अगर हमको लगता है कि हमको इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना है तो स्टेजेस के अंदर हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरे प्रिकॉशंस के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स भी अगर काम पे जा रहे हैं तो वो प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि उनके साथ बीमारी ना आए। कुछ एक प्रिकॉशंस का कुछ एक प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ेगा। एक्चुअली हम सबके लिए ये स्थिति पहली बार है, ऐसा है नहीं कि या फिर कोई स्टडीज पहले नहीं हुई है, या फिर कोई पहले ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे हम सबक ले। ये सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड है। अभी भी हम हर चीज, हर दिन एक नई इसके बारे में
बीमारी के बारे में सुन रहे हैं, इससे सीख रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सके उसके बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि स्वाइन फ्लू और निपा वायरस जो भारत में आया था, दक्षिण भारत में निपा वायरस आया था, उस वक्त भी कई तरह के सबक लिए गए थे, क्या वायरस का इन्फेक्शन होता है, उसके रूट को किस तरह से समझना, उसके लिए बहुत अच्छी स्टडी हुई थी। वो स्टडीज भी हमारे इस वायरस का जब आक्रमण हुआ है देश पर कोरोना का, तब वो स्टडीज सारी काफी काम आई हैं। ये अनुभव भी हमारी जिंदगी में, आने वाली जिंदगी में काम आएगा। डॉक्टर अजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब श्याम जी कुछ अपनी बात सामने रख रहे थे। जी, एड ऑन कहना चाह रहा था, जैसे सभी लोगों ने कहा कि देखिए इस समय पैनिक से हटने की जरूरत है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, ऑफिसेस खोलेंगे, तो आपको पैनिक से डरने की जरूरत है। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये भयंकर अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई, लेकिन एट द सेम टाइम इसको मैंने बना दिया बिकॉज आज की तारीख में कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया, व्हाट्सएप, टीवी, सोशल मीडिया। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा गवर्नमेंट से लेकर समाज तक कि हम नेगेटिव चीजों को फैलाना बंद करें। देखिए, ये पॉजिटिव माइंड सेट से ही हम फाइट कर पाएंगे। आप बाकी कितना ही उसको लॉकडाउन कर लीजिए, कितना लिए, जब तक माइंडसेट को पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे हम इस बीमारी से लड़ नहीं पाएंगे। और ऑफिसेज में, इंडस्ट्रीज में, सब में जब तक ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं लाएंगे। देखिए आज प्रॉब्लम कहाँ है सोशल मीडिया की या दुनिया भर के टीवी चैनल की, कि एक केस में वो इस ढंग से फैला देते हैं कि सब ये आदमी कितना स्काउंडल है, इसकी वजह से हो गया। तो आप ये चीजों को रोक के उसको नॉर्मल लीजिए। देखिए आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको ट्रीटमेंट करिए, लेकिन किसी लापरवाही को इतना जाके क्राइम के रूप में बताएंगे ना, तो फिर नेगेटिविटी को दूर नहीं कर पाएंगे। तो मेरा यही सबमिशन है कि धीरे धीरे आप खोलेंगे तो आप इसको ऐसे क्राइम मत बताइए जो है। देखिए इतना बड़ा देश है, हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर रही है, हम सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज किसी भी देश में ऐसा उदाहरण नहीं है कि 21 दिन तक 99.9% जनता अंदर थी। वो आपके पास इंस्टांसेस है 0.001% है जिसको हम ब्लो ऑफ करके टीवी पे देख रहे हैं और नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं हुआ। तो हमको पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी सब लोगों को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट्स को। जैसे आपने कहा जैसे पुलिस और डॉक्टर्स हैं, ऐसे जब इंडस्ट्री के जब बड़े बड़े इंडस्ट्री जाएंगे तो वहां भी सारे प्रिकॉशन के बाद चांसेस हैं, लेकिन हमें भी देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री सिंसियरली इनको कोप अप करेगी। मैं मानता हूं इंडियन इंडस्ट्री चाहे एमएसएमई सेक्टर है, हम सब लोग बहुत समझदार हैं जी। और आज आईटी के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में हमें ये जरूरत है कि हम बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ जो छोटे मोटे इंस्टांसेस आएंगे, देखिए छोटे मोटे इंस्टांस आएंगे सर, आप रोक नहीं पाएंगे, बिल्कुल, लेकिन उनको ब्लो ऑफ नहीं करके, उनको ऐसे क्राइम नहीं बता के हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से जैसे अनीता जी ने कहा कि आप नेगेटिविटी करेंगे ना, वो एक ज्यादा खतरा होगा देश के लिए, बजाय इसके कि 2-4 इंस्टांसेस को या उसको ब्लो ऑफ नहीं करें, क्योंकि आप जितना करेंगे वो रुकेगा सर। ये इसका कोई आंसर नहीं है ना, आपका कोई प्रोटोकॉल ही नहीं है, बिल्कुल आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जी, तो प्रोटोकॉल ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी पॉजिटिव। बिल्कुल और हमारा धर्म भी ये कहता है, हमारा फिलॉसफी भी ये कहती है कि भाई ठीक है, एक स्टेज के बाद हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले में छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल अजय जी, आपने सही कहा जी, अजय जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जन टीवी यही कोशिश कर रहा है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से हम लगातार कई पक्षों को सामने लाकर एक साथ, जिस तरह से आप आज मनोवैज्ञानिक हमारे साथ बैठे हैं, व्यापारी वर्ग हमारे साथ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, हम ऐसे ही अलग अलग वर्गों के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि सब अपना पक्ष सामने रख सकें, ताकि इस उदासीनता के दौर में जनता तक सही बात पहुंचे। जन टीवी की यही कोशिश है। योगेश जी, आप अपनी बात एक एड ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में एक सवाल भी उसमें जोड़ूं ताकि आप उसको उसमें शामिल कर लें। अब आने वाले दिनों में हमारी विदेश नीति, दूसरे देशों के साथ हमारे रिश्ते, आयात निर्यात, और उसके अलावा भारत से जो बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में या फिर दूसरे देशों में अब मजदूरी के लिए या काम के लिए जाते हैं, क्या लगता है इन सभी हालात में किस तरह का बड़ा बदलाव आएगा? आप जो बात कहना चाह रहे हैं उसके साथ मैं चाहूंगा इसको भी आप अगर जोड़ सकें। इसमें क्या है सर, देखिए अभी आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स में योगेश जी योगेश जी से मेरा सवाल, अजय जी योगेश जी से है सर जी। देखिए प्रभात, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे जो फाइनेंशियल जो रिलेशंस हैं वो अभी किसी भी मुल्क के साथ में ये नहीं कह सकते कि वो कितने अच्छे रहेंगे कि खराब होंगे, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क इससे प्रभावित हुआ है। तो ये तो रिश्तों का एक कहूंगा कि मैं जो रोटेशन है उसका एक रिव्यू जरूर होगा कि हमें कितना निर्यात करना, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। कि आपको जैसे कि आज मेडिसिन को लेकर के आज दुनिया को पता चला कि हिंदुस्तान की अपनी एक आत्मनिर्भरता है, अमेरिका जैसे मुल्क ने हमसे मेडिसिन ली है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, वेंटिलेटर जैसी चीजों की आवश्यकता है। तो अब ये एक महामारी है, दुनिया के सामने इसने विकराल रूप धारण किया है, तो हर कंट्री ये चाहेगा कि मेरे यहाँ पे कम से कम
इतने संसाधन तो हो कि कभी भी किसी तरह की कोई स्थितियां बनती है तो हम उससे मुकाबला कर सके। एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वॉरियर देखे प्रभात वही नहीं है कि चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे पुलिस के लोग हों या मेडिकल स्टाफ हो। वॉरियर मुझे लगता है कि ये जो मैं नाम बता रहा हूं ये फ्रंट वॉरियर कह सकते हैं इस जंग के। बाकी घर में जो बैठ करके बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा जो सहयोग कर रहा है एटलीस्ट वो भी वॉरियर है। वो इस नाते है कि वो एक 2% 5% लोग हैं जो मस्ती के लिए निकल जाते हैं, उनको अंजाम भी भुगतना पड़ता है। अदरवाइज 99% पीपल्स जो घर में ठहरे हुए हैं निश्चित रूप से वो वॉरियर है। 21 दिन पूरे इंडिया के हिसाब से और 23 दिन राजस्थान के हिसाब से दिल थाम के बैठे हैं, पूरा कोऑपरेट किया है। तो मुझे लगता है कि जंग में वो वॉरियर से कम नहीं है। अजय गुप्ता जी हैं, कहाँ घर पे टिकने वाले हैं। मुझे लगता है कि 21 दिन में 5 कंट्रीज को नाप चुके होते अब तक तो ये अनिता गौतम जी हैं, ये सब लोग वो हैं। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि हर व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है। जो कोऑपरेट कर रहा है वही वॉरियर है, क्योंकि दुनिया के सामने चुनौती है, भारत के सामने चुनौती है कि इस जंग को कैसे जीत सके। और ये केवल चैलेंज हम जो बैठे लोग उन्हीं के सामने नहीं है, सरकारें भी इस पेश में है कि हम कल किस तरह से इस लॉकडाउन को खोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें भरोसा रखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट्स पे, गवर्नमेंट के स्टेप पे। और ये भी कहूंगा कि चुटपुट अगर मैं बातों को छोड़ दूं तो हमारे एटलीस्ट इस पे कोरोना पे कोई किसी तरह की पॉलिटिकल जंग नहीं हुई है, जिसकी पहले से चिंता थी कि हमारे यहाँ हर मामले के अंदर राजनीतिक बिंदु तलाशे जाते हैं। तो कम से कम ये भी उनका कोऑपरेशन है, वो बड़े वॉरियर हैं जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि घर में बैठा हुआ हर व्यक्ति वॉरियर है, चाहे वो फ्रंट लाइन पर नहीं है, लेकिन अगर वो पीछे खड़ा है तो फ्रंट लाइन पर बैठा हुआ वॉरियर अपने आप को मजबूत महसूस करता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात सामने रखी, जनता तक हर पहलू पहुंचाने की हमारी कोशिश में आपने हमारा साथ दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्या को होगा इसको लेकर चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जो भी होगा वो जनता के हित के लिए होगा। आपको करना बस इतना है, जो भी आपसे अपील की जाती है, जो आपसे उम्मीद की जाती है, उस उम्मीद को पूरा करिए, क्योंकि जो हो रहा है आपकी बेहतरी के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और देश की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में, खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।